बड़ा मुद्दा है। इस बीच आप बाकी मेहमानों से भी एक बयान ले लेते हैं। राकेश सिंह परमार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, कैसे देखते हैं आप कर्नाटक की जो जो कांग्रेस पर अंदरूनी जो कलह की खबरें आ रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? डीके शिव कुमार साहब सीएम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? नवीन जी, आपके साथ अभी सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम, दर्शकों को भी सादर प्रणाम। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, और कांग्रेस में दिखती है, भाजपा में दिखने नहीं दी जाती है। भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। हमने छत्तीसगढ़ में देखा, सिंहदेव और बघेल साहब का अंत तक चला। पंजाब की पूरी इकाई खत्म हो गई कैप्टन साहब और नवजोत सिद्धू के मामले में। तो वहां पर कोई मामला बड़ा वो नया है या नहीं है, यह राजनीति का परंपरा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 2, 3, 5 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री स्तर के आदमी है, तो यह राजनीति के लिए अच्छी बात है कि उसका बेंच स्ट्रेंथ भी इतना मजबूत है जो कैप्टनसी कर सकता है। अब आते हैं स्थिति वहां पर क्या है। देखिए क्या था, जिस तरह से आपने सचिन पायलट का नाम लिया था अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में, सचिन पायलट के अध्यक्षता में कांग्रेस ने राजस्थान में पूरी हवा माहौल बनाया और वहां पर कांग्रेस जीत के आई। सचिन पायलट का उम्र प्रियंका और राहुल गांधी की उम्र के बराबर था, इसलिए उसको दरकिनार करके अशोक गहलोत को सीट दी गई। सिद्धारमैया और डी सी कुमार में क्या मामला है, ये तो सोनिया गांधी को पता चलेगा कि शायद पार्टी, देखिए अभी कांग्रेस के पास सरकार नहीं और पार्टी चलाने के लिए फंड मैनेजमेंट डी के शिव कुमार के जगह सिद्धारमैया ने ज्यादा किया होगा, या कहने की बात कही होगी जैसा अशोक गहलोत ने किया होगा, इसीलिए वो सस्टेन कर रहे हैं। और सिद्धारमैया के सामने अभी राजनीतिक रूप से बेशक वो मजबूत दिख रहे हो, लेकिन पार्टी में सोनिया गांधी की वजह से उनका प्रभाव मजबूत है और उनको कोई खतरा मुझे नहीं दिख रहा है। रहा कि वो भाजपा में जाएंगे, देखिए अब ना आजकल ये 10-20 सालों में ये नहीं कहा जा सकता कि ये आदमी भाजपा का लायक है कि नहीं है, क्योंकि अब हर आदमी हर पार्टी का लायक है। क्योंकि विचारधारा नाम की एक चीज हुआ करती थी राजनीति में, जिसका बड़ा कदर था, अब वो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है। तो कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए, नितिन वो आ गए, सब लोग, या सब लोग आ गए तो डी सी कुमार का कौन सा बड़ा बात है। लेकिन कर्नाटक इकाई नहीं चाहेगी कि डी सी कुमार भाजपा में आवे, और हमारा जो स्कोप है एकमात्र कमल खिला था दक्षिण में, कर्नाटक में, वो जाकर के प्रभावी हो। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस सरकार को यहाँ पर कोई खतरा है। वो चलती रहेगी, लड़ाई है वो छत्तीसगढ़ जैसा चलता रहेगा, पंजाब जैसा टूटेगा नहीं, ठीक मुझे है, ऐसा लगता है। ठीक है विजय दुबे साहब, लेकिन डीके शिव कुमार जो है सचिन पायलट नहीं है। डीके शिव कुमार की जो छवि है, उनके समर्थकों का कहना था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का समझौता हुआ था कि सिद्धारमैया साहब 2.5 साल मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद हट जाएंगे। सितंबर में 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और उससे पहले ये अटकलें शुरू हो गई हैं। डीके शिव कुमार साहब के समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तकरीबन 100 विधायकों के समर्थन उनको बताया जाता है कि वो जो है कांग्रेस के हैं, तो जिनके दम पर वो सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। अब सिद्धारमैया साहब जो है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इस समय बिहार का चुनाव सामने है, तो ऐसे मौके पर वो जो है इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले ले कि सिद्धारमैया को कहे कि आप कुर्सी से उठ जाइए। डीके शिव कुमार साहब के साथ जो समझौता हुआ था उसके तहत उनको कुर्सी सौंपनी है। इसका पूरे देश में मैसेज किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान घबराया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जब मामला बढ़ने लगा तो कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला साहब, इनको तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो पहुंचे। उन्होंने बेंगलुरु में वहां के आसपास विधायकों के पास जाकर जो है उनसे मीटिंग करना शुरू किया, उनके मन में क्या चल रहा है जानना शुरू किया। और पिछले 3 दिन से ये लगातार ये कवायद चल रही है। इस कवायद के बाद उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो है आला कमान या कहें पार्टी नेतृत्व ऐसा कोई फैसला नहीं लेने जा रहा है कि वहाँ राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। डीके शिव कुमार साहब बगल में बैठे हुए थे और उनके सामने ही जो है ये ऐलान किया गया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो खुद कर्नाटक से आते हैं, उनसे पूछा गया कि क्या जो है 2.5 साल वाला मामला चलेगा, क्या डीके शिव कुमार सीएम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा देखिए ये हाईकमान तय करेगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि उनके मन में, हाईकमान के मन में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, यह हाईकमान के हाथ में है, हाईकमान पर छोड़ दीजिए, वो सबसे शक्तिशाली है, सही फैसला लेंगे।
अब यहाँ से बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया कि हाईकमान यानी कोई और है, कांग्रेस में अध्यक्ष ही नहीं चलती और वहाँ पर दूसरे लोग फैसला करते हैं। तो कांग्रेस इस पर थोड़ा बचाव की मुद्रा में है। उसने कहा कि देखिए हमारा CWC है और बहुत लोग मिलकर तय करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी उसमें एक होते हैं, जो है वो सब मिलकर तय करते हैं, जैसा कहा जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हाईकमान जो है जैसे बीजेपी में है, मोदी जी अमित शाह हैं, तो वही से लगभग सब बातें तय करते हैं। JP नड्डा साहब भी तय करते होंगे, लेकिन अप्रूवल जरूरी होता है ऊपर से। तो ऐसा हर पार्टी में होता है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बयान दे दिया, पार्टी अध्यक्ष होते हुए कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें पर्दे के पीछे सियासत में होती हैं वो कही नहीं जाती हैं, लेकिन जब कह दिया जाता है तो वो मुद्दा बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही मामला कर्नाटक में भी हुआ है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तपोष पाल जी है नेता बीजेपी के, रतन तिवारी साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, विजय दुबे साहब है वरिष्ठ पत्रकार, राकेश सिंह परमार साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले राकेश सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा ताकि आपका बयान आ जाए इसमें। ये हाईकमान का जो मुद्दा है ये तो हर पार्टी में है ना। हाईकमान कांग्रेस में गांधी परिवार को हाईकमान बोला जाता है, लेकिन बीजेपी में भी तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी तय करते हैं सब कुछ जो है। तो इसमें सवाल उठाने की जरूरत क्या है? नहीं, कांग्रेस में शुरू से ही हाईकमान है, जो बना 1885 में तब से। और भाजपा में मोदी युग से हाईकमान है। यह अंतर है। यह जरूर है कि भाजपा में पहले हाईकमान नहीं था। अटल जी और अडवाणी जी सीनियर नेता हुआ करते थे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी की भी औकात थी। लेकिन आज जो ये मोदी और शाह वाला जो भाजपा है वो निसंदेह हाईकमान वाला है। ना खाता ना बही, जो मोदी शाह कहे वही सही। आज के तारीख में यह चल रहा है। अगर हाईकमान के कदर की बात करेंगे तो निसंदेह भाजपा का हाईकमान, चाहे डर के मारे लोग बात माने या वो एक ट्रेंड लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, जो कह सके। आप एक फोन करते हैं और पूरा गुजरात मंत्रिमंडल बदल जाता है और एक ट्वीट नहीं आती। आप एक फोन करते हैं, राजस्थान का चुना हुआ मुख्यमंत्री पूर्व हो जाता है। जो आदमी चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री बना हो और पूरा मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, मैं बात शिवराज चौहान की कर रहा हूं, और आप उसको हटा करके उनके ऑफिस में एक साधारण व्यक्ति को लगा देते हैं, लेकिन शिवराज चौहान एक शब्द नहीं देते। इसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे जो वजह हो, डंडे के डर से हो, संस्कार हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनका डर हो, राजनीति रूप में खत्म हो जाने का खतरा हो, वो आप कह सकते हैं। हम स्वतंत्र लोग हैं, लेकिन क्रेडिट देनी पड़ेगी कि जो भाजपा का आला कमान है वो दिख रहा है। और उसके उलट जो 1885 से सर HM ह्यूम के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की आज, हालांकि ना तो वो लोग हैं ना वो कांग्रेस है, आज का तारीख का सोनिया जी का कांग्रेस, और इसको सोनिया कांग्रेस कहा जाए, राहुल कांग्रेस कहा जाए, प्रियंका कांग्रेस कहा जाए, लेकिन कहते हैं ना तो हम आजादी वाले हैं, तो हम 85 की बात कर रहे हैं। इनका अब वो कम हो रहा है। नहीं तो पंजाब ये बचा लेते। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई सतह पर नहीं आती, छत्तीसगढ़ की लड़ाई सतह पर नहीं आती। हालांकि प्रियंका गांधी इंटरमीन की आवाज सरकार को डिस्टर्ब में नहीं हुई, लेकिन लड़ाई सतह पर थी। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, रोज मीडिया में बात होता था। तो यह जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन आला कमान वाले मैटर में सभी के पास आला कमान है। जो तेरे पास है वो मेरे पास है, कोई मेरा प्रभावी है, कोई तेरा प्रभावी है, यही कहा जा सकता है। आला कमान प्रवृत्ति हर जगह है और यह लोकतंत्र के लिए अशुभ है, खतरा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है तपोष पाल जी, देखिए राकेश जी ने सब सब बता दिया है, अब आप इनकार तो कर नहीं पाएंगे। तो अब आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? भाई ठीक है, खड़गे जी सब जानते हैं, उन्होंने कह दिया आला कमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा, तो ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात। जो चीज थिंक टैंक जो है वो कोई और है, राजनीतिक गतिविधियां किसी और प्लेटफॉर्म पे चलती है। बिल्कुल, आप RSS की बात करें, राकेश सिंह परमार साहब, RSS को भी हाईकमान बोला जाता है। और अभी खड़गे साहब के बेटे हैं प्रियांक खड़गे जी, जो कर्नाटक के मंत्री हैं, उन्होंने जो है बयान दे दिया कि दिल्ली की सत्ता पे कांग्रेस आएगी तो RSS पर हम बैन लगा देंगे। क्योंकि हाल ही में RSS के नेता ओसबोले साहब ने कहा था कि प्रस्तावना में जो अम्बेडकर की विचारधारा को हटाकर कांग्रेस ने जो बातें जोड़ी हैं, तो वो जो 2 शब्द जोड़े हैं उसको लेकर विरोध जाहिर किया था। तो मुद्दा बनाने की कोशिश की तो उस पर खड़गे कह रहे हैं कि जो है कि हम जो है बैन लगा देंगे। तो क्या 3 बार वैसे बैन लग चुका है RSS पर, लेकिन हर बार हटाना पड़ा। जो गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बैन लगा था, और बीच में भी लगा था, तो हर बार इमरजेंसी में लगा था, तो लेकिन हर बार हटाना पड़ा।
अब क्या लगता है संभव है कि इतनी बड़ी तादाद होगी आरएसएस की, इतना ताकतवर संगठन जो है कांग्रेस ऐसा कर पाएगी अब? कांग्रेस कर पाएगी, वो कर चुकी है, वो अलग बात है। प्रियांक खड़गे की हैसियत नहीं है वो बैन लगाने की बात करे। प्रियांक खड़गे का मामला यह है कि मैं आज बोलूं कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बैन लगा दूंगा, वही स्टेटस है प्रियांक खड़गे का, रेलिवेंट ही नहीं है। अगर उनके पिताजी अध्यक्ष नहीं होते, प्रियांक खड़गे किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर रहे होते या इतना पैसा कमाए बिजनेस कर रहे होते। हाँ, बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि प्रियांक खड़गे कांग्रेस के मंत्री हैं कर्नाटक राज्य में। देखिए, आप संघ के विषय में 2-3 चीज जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसका बैन लगाना और उसके समर्थन और उसका उपयोगिता की जानकारी आपको नहीं होगी। भारत का राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी का राजपथ पर परेड। उस पर कोई भी संस्था अगर मिलिट्री के अलावा अगर कोई मार्च पास्ट की है तो वो है आरएसएस। और किसने आमंत्रित किया था? कांग्रेस ने। उस वक्त भाजपा की सरकार नहीं थी। यह तगमा हासिल है आरएसएस को। आरएसएस को जो लोग कहते कि करते हैं, आरएसएस में नाम नहीं होता, आरएसएस में तपोस पाल नहीं होता, तपोस होता है। आरएसएस में राकेश परमार नहीं होता, राकेश होता है। और आरएसएस एक संस्था है जिसमें जो कोई जाएगा उसके कार्यक्रम में तो वहां पर जाति मतलब नहीं होती, वहां पदवी ओहदा मतलब होता है। आप कितने त्रिवार्षिक है, द्विवार्षिक है, प्रवार्षिक है, प्रथम वार्षिक है, उस हैसियत से होता है। संघ की जड़ें इतनी नीचे है कि आप जितना बार बैन अपने राजनीतिक उद्देश्यों से करेंगे। देखिए, संघ का एक काम बता दीजिए जो बैन योग्य है। महात्मा गांधी की हत्या जिस आदमी ने किया वो संघ का समर्थक था, तो पूरे संघ को बैन लगा देंगे। मतलब इंदिरा गांधी की हत्या एक सरदार ने किया तो पूरे सिंह को कम को गोली मरवा देंगे? यह तो नहीं हो सकता। तमिलनाडु में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री को बम से उड़ा दिया गया था, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो क्या करेंगे, पूरे तमिलनाडु को रामेश्वरम में डुबा दिया जाए? यह नहीं होता। कोई अगर एक व्यक्ति संघ का विचारधारा हो, भाजपा का विचारधारा हो, कांग्रेस का विचारधारा हो, सपा का विचारधारा और वो चोरी में पकड़ा जाए तो पूरे पार्टी को जेल में डाल देंगे। वो इसलिए किया जाता है कि जब आपकी कार्यप्रणाली, आपकी नीति लगती है कि प्रभावी नहीं हो रहा है, निष्प्रभावी आप हुए जा रहे हैं, तो आप अपना मुंह छिपाने के लिए, अपनी कमी छिपाने के लिए बैन कर देते हैं कि हमने क्या किया, हमने बैन कर दिया जी। जैसे नहीं होता है कि अपराध हुआ, हमने दरोगा का लाइन हाजिर कर दिया, दरोगा ने क्या किया था, लेकिन वो राजनीतिक उद्देश्य की तत्कालिक पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रियांक खड़गे की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस करेगी अपनी मंशा के लिए तो और उभर करके संघ आएगी। संघ को जीवन में बैन नहीं किया जा सकता। और जो लोग संघ को जानते हैं वो जानते हैं कि संघ अगर इस देश में नहीं होता तो ये देश की स्वरूप कुछ और होती, जो बहुत विकृत होती, बहुत विभत्स होती और बिल्कुल नाबार्दशाली थी। आज बांग्लादेश में दिख रहा है कि वहां संघ नहीं है, तो वहां स्थिति क्या है, वही स्थितियां हो सकती थी शायद। मैं कंफर्म नहीं हूं, बट शायद। ठीक है परमार साहब, रतन तिवारी जी बता देंगे बैन लगेगा नहीं लगेगा। रतन तिवारी जी, लगेगा बैन जब सत्ता में आएंगे आप लोग, दिल्ली की सत्ता में? देखिए, आरएसएस पे बैन लगाना और आरएसएस पे बैन न लगाना वो पार्टी तय करेगी, सरकार तय करेगी। इसमें मैं इस मुद्दे पे नहीं बोल सकता। वो सरकार बनने के बाद प्रियांक खड़गे साहब मंत्री हैं, उनके पापा जो है पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी हैसियत नहीं है, कह तो रहे हैं वो। नहीं, आरएसएस खड़गे साहब ने कहा है, प्रियांक खड़गे जी ने कहा है, लेकिन प्रियांक खड़गे जी वहां पे कैबिनेट मंत्री है, लेकिन पापा तो अध्यक्ष है। बैन की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री है। लेकिन आरएसएस पे बैन तो बहुत पहले भी लगा है। आपको भी पता है कि सरदार जी ने उस पे बैन लगाया था, उसी सरदार को यह लोग पूजते हैं। तो आरएसएस एक भावनात्मक खेल खेलता है, एक उपद्रव मचाता है। यह पूरे देश ने देखा है। हम वो देश चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं, समाजवाद वाला देश चाहते हैं, जहाँ पे भाईचारा कायम हो, हिंदू मुसलमान आपस में गले मिल के लड़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ मुसलमानों को गाली देते हैं और एक तरफ मुसलमानों को सौगातें, किट उनके ईद पर भेजकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी हिंदुओं को दिवाली पे गिफ्ट भेज क्यों नहीं देते? क्या होली पे गिफ्ट क्यों नहीं भेज देते? राकेश जी, आप बड़े अच्छे जानकार हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणा करती थी कि हम दिवाली और होली में मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। क्या आपके घर पे या आपके अड़ोस पड़ोस में मुफ्त में गैस सिलेंडर दिवाली होली पे आया? नहीं आया। 450 में गैस सिलेंडर देने की बात यही लोग चीख चीख के करते थे, लेकिन 450 वाला गैस सिलेंडर मुझे नहीं दिखा आज तक।
तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आरएसएस से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन आरएसएस से तकलीफ तब हो जाती है जब उपद्रव मचाया जाता है, एक जाति के लोग लेके दूसरे जाति पे प्रहार किया जाता है, वो दुख होता है। और कांग्रेस पार्टी की कोई जाति कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्म सभी जाति को लेके चलते हैं और सभी को धर्म को जीने का अधिकार है और सब एक साथ रहे, हम ये चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, तपोष पाल जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। म्यूट है। देखिए, संघ पे 3 बार प्रतिबंध लगे हैं और प्रतिबंधों के बावजूद संघ जो है मजबूत होकर निकला और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में भी उसकी भूमिका और प्रभाव बुरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे रीजन यही था कि हम जनता और जन उसके साथ हम बैठे और उसी के साथ साथ हम चले। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने क्यों लगाया बैन, उसका भी आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और बाबरी मस्जिद के समय लगाया गया, उसके बाद फिर ये हटा, और जब लगा उसके बाद, और जिस समय सरदार पटेल, एक्चुअली सरदार पटेल नहीं, उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, उन्होंने उसकी आदेश वो किया था, चूंकि वो गृह मंत्री थे तो उन्हें साइन करना पड़ा उस समय। लेकिन उसके बाद भी वो हटा और इसमें कोई भूमिका वो भी सामने नहीं आई है, क्योंकि कानूनी जांच में आरएसएस को क्लीन चिट मिला था। इमरजेंसी का बैन, उसमें और अच्छे तरीके से विचारधारा से लोग जुड़ना शुरू कर दिए। 90 के बाद तो काफी ज्यादा हमारा जो है सामाजिक संगठन वो आगे की तरफ बढ़ा। देखिए, संघ का पंच परिवर्तन जो इस समय हम लेके चल रहे हैं, समाज निर्माण का जो मॉडल है, उसमें सबसे ठीक है, बात इतिहास की नहीं तपोष पाल जी, बात यह है कि अगर कोई बयान आता है ऐसा, तो जो है उस पर बात कांग्रेस में कहां तक आगे जा रही है ये भी देखने वाली बात है। हालांकि कर्नाटक की जहां तक बात है तो सिद्धारमैया कुर्सी फिलहाल खतरे से बाहर है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि ओबीसी राजनीति जो है वो सिद्धारमैया साहब लेके चलते हैं, तो लेकिन डीके शिव कुमार कहां तक संतोष करके बैठेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।